नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पार्टी ने 26 साल से अधिक समय के बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करते हुए 70 सदस्यीय विधानसभा में 48 सीटें जीती हैं। कल दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद शीर्ष नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हुई होगी। नई दिल्ली सीट से जीत के बाद प्रवेश वर्मा की राजनीतिक लोकप्रियता बढ़ गई है। प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को 4089 मतों से हराया। इससे वे भाजपा की आगामी सरकार में शीर्ष पद के संभावित दावेदार बन गए हैं। पार्टी नेताओं ने बताया कि भाजपा की ओर से चुनाव जीतने वालों में कई अनुभवी वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं, जो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं। मुख्यमंत्री की दौड़ में आशीष सूद और पूर्व राज्य महासचिव संगठन पवन शर्मा, दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और सतीश उपाध्याय भी शामिल हैं। इस बीच भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री चुनने का फैसला पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से हराने वाले भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री का फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा ने लोगों का भी आभार व्यक्त किया और इसे राष्ट्रीय राजधानी की जनता की जीत बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मजबूत नेतृत्व में हम दिल्ली में वास्तविक बदलाव लाने के लिए अथक प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत को ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि अब राष्ट्रीय राजधानी एक दशक की आपदा से मुक्त हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस जनादेश से स्पष्ट है, दिल्ली में विकास, विजन और विश्वास की जीत हुई है। पीएम ने कहा कि दिल्ली में आडंबर, अराजकता, अहंकार और दिल्ली पर छाई आपदा की हार हुई है। पीएम मोदी ने दिल्ली की जनता को आश्वस्त किया कि विधानसभा के पहले सत्र में कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी और दोषियों को दंडित कर उनसे लूटे हुए पैसे वसूले जाएंगे। ज्ञात हो कि दिल्ली शराब नीति से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा में पेश न करने को भाजपा ने चुनावी मुद्दा बनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाएंगे। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में विश्व स्तरीय शहरी अवसंरचना प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। दिल्ली विधानसभा के चुनाव परिणाम में आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई है, जो पिछले 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज थी। 2 विधानसभा चुनाव में 60 से ज्यादा सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी को इस बार केवल 22 सीटों पर ही जीत मिली। पिछली बार से आपने 40 सीटें गंवाई हैं। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा सीट से, मनीष सिसोदिया को जंगपुरा सीट से और सौरभ भारद्वाज को ग्रेटर कैलाश सीट से हार का सामना करना पड़ा। आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों में कालकाजी सीट से मुख्यमंत्री आतिशी ने चुनाव जीता है, वहीं बाबरपुर सीट से गोपाल राय को जीत हासिल हुई है। कालकाजी सीट से जीत दर्ज करने के बाद आतिशी ने एक रोड शो किया। जीत के जश्न में सराबोर आतिशी कार्यकर्ताओं के साथ झूम झूम कर नाचती हुई नजर आई।
आतिशी के जश्न पर स्वाति मालीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि ये कैसा बेशर्मी का प्रदर्शन है। पार्टी हार गई, सब बड़े नेता हार गए और आतिशी मार लेना जश्न मना रही हैं। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का तीसरी बार खाता नहीं खुल पाया। कांग्रेस इस बार के विधानसभा चुनाव में कुल 70 में से सिर्फ 3 सीटों पर ही अपनी जमानत बचा सकी है। ये बात जरूर है कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी में पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार अपनी वोट हिस्सेदारी में 2% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की है। उसने करीब 6.4% वोट हासिल किए, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में उसे 4.26% वोट प्राप्त हुए थे। कांग्रेस ने अपने इस प्रदर्शन पर निराशा जताई और साथ ही कहा कि उसने 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और 5 साल बाद सत्ता में वापसी करेगी। कांग्रेस के जो 3 उम्मीदवार दिल्ली में अपनी जमानत बचाने में सफल रहे, उनमें अभिषेक दत्त और नांगलोई जाट सीट से रोहित चौधरी शामिल हैं। संदीप दीक्षित, अलका लांबा, कृष्णा तीरथ, मुदित अग्रवाल, हारून यूसुफ और राजेश लिलोटिया ऐसे नेता रहे जो अपनी जमानत बचाने में विफल रहे। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज से नम्मा मेट्रो टिकट का किराया 50% तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद अधिकतम टिकट की कीमत अब 90 रुपए होगी, जो मौजूदा वक्त में 60 रुपए है। जबकि स्मार्ट कार्ड यूजर्स को किराए में 5% की छूट का लाभ मिलेगा। किराए को बढ़ाने का फैसला किराया तय करने वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। सप्ताहांत और राष्ट्रीय छुट्टियों पर स्मार्ट कार्ड धारकों के लिए 10% की छूट का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसके अतिरिक्त समिति ने डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने और टिकटिंग की भीड़ को कम करने के लिए गैर पिक घंटों के दौरान स्मार्ट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए अतिरिक्त 10% की छूट का सुझाव दिया है। कोलकाता पुलिस ने सेफ ड्राइव सेव लाइफ हाफ मैराथन का आयोजन किया। पश्चिम बंगाल पुलिस के डीजीपी राजीव कुमार, जीओसी बंगाल सब एरिया राजेश अरुण, तीरंदाज डोला बनर्जी ने 10 किलोमीटर मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन को लेकर कोलकाता पुलिस ने नागरिकों से ट्रैफिक प्रतिबंधों का पालन करने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की, ताकि यातायात सुचारू बना रहे और मैराथन के दौरान किसी प्रकार की असुविधा भी ना हो। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग स्थित गांदरबल के मुख्य बाजार में भीषण आग लग गई है। आग की चपेट में 40 से 45 दुकानें आने की संभावना है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। अब तक 42 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं। शनिवार को 1.32 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इसमें 10 लाख से अधिक कल्पवासियों समेत 1.22 करोड़ आम श्रद्धालु शामिल हैं। सीएम योगी के कार्यालय ने शनिवार को एक्स पर लिखा, महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आज 1.32 करोड़ से ज्यादा और अब तक 42 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज पवित्र स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त करने वाले सभी पूज्य साधु संतों, 10 लाख से अधिक कल्पवासियों और 1.22 करोड़ श्रद्धालुओं का अभिनंदन। भगवान तीर्थराज प्रयाग की जय। महाकुंभ में आने वाले युवाओं में सनातन संस्कृति के ज्ञान प्रसार के साथ ही उन्हें सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान के बारे में सचेत करने के लिए भी कई सारे आयोजन किए जा रहे हैं। इसी तरह का एक आयोजन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा मेगा यूथ फेस्ट आयोजित किया गया, जहां युवाओं को सोशल मीडिया और अश्लील वीडियो से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर थे। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि युवाओं को सनातन धर्म और संस्कृति को समझना होगा।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि सनातन धर्म को सोशल मीडिया के जरिए देश और दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। युवाओं को सिर्फ रील देखने के लिए ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 10 फरवरी को होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर छात्रों और अध्यापकों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। वाराणसी के पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के कारण उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। वहीं परीक्षा पे चर्चा को लेकर जयपुर के शिक्षकों का कहना है कि इससे बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, साथ ही उनका मनोबल भी बढ़ता है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर लखनऊ के छात्र और अध्यापक भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि परीक्षा से पहले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से उन्हें काफी मदद मिलती है। चेन्नई के छात्र छात्राओं का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से हमें परीक्षा में अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। वहीं महाराष्ट्र के शिक्षकों का कहना है कि ये पीएम मोदी की सराहनीय पहल है। ये छात्रों को तनाव से दूर रहने में मदद करता है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आ गया है फिर एक बार देने आपकी कल्पना को नई उड़ान। साहित्य और संस्कृति की इस अद्भुत दुनिया में अपने पसंदीदा लेखकों, साहित्यकारों और कलाकारों के साथ जाने कहानी भारत की। आइए हम भारत के लोग गर्व से शामिल हों विश्व के सबसे बड़े पुस्तक मेले में और मनाए गणतंत्र भारत के 75 वर्षों का उत्सव विश्व की सर्वश्रेष्ठ किताबों के साथ। 1 से 9 फरवरी सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स में स्कूल स्टूडेंट्स, सीनियर सिटीजन और दिव्यांग जनों के लिए एंट्री फ्री। टिकट ऑनलाइन और मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआई कार्यालय में केंद्रीय बोर्ड की 613वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में देश की आर्थिक स्थिति, महंगाई दर और आर्थिक विकास के बीच संतुलन के साथ साथ रुपए की स्थिति पर भी चर्चा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीएसटी दरों और स्लैब की समीक्षा का काम लगभग पूरा हो चुका है और कर स्लैब एवं दरों में कटौती पर जल्द ही जीएसटी परिषद फैसला लेगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि आगे जाते हुए क्रेडिट को और सुविधाजनक बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक ने कहा कि अगर महंगाई का रुझान अनुकूल बना रहता है तो अप्रैल तक रिजर्व बैंक ब्याज दरों में एक और कटौती कर सकता है। एसबीआई के मुताबिक रिजर्व बैंक ने पिछले 1 साल में महंगाई को काबू में करने और आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए अपनी नीति को मजबूती से लागू किया है। भारत में बाजार नियामक संस्था सेबी ने 6 कथित वित्तीय सलाहकार निकायों को किया प्रतिबंधित, जिनमें अस्मिता पटेल ग्लोबल स्कूल और फाइनेंस इन्फ्लुएंसर अस्मिता पटेल का नाम भी शामिल। सेबी के अनुसार इन निकायों पर आरोप है कि इन्होंने बिना पंजीकरण कराए लोगों को निवेश सलाह दी और इन सेवाओं के जरिए इन निकायों ने 53 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भी जुटाई। एनएसईएफआई ने कहा है कि भारत की 100 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित करने की उपलब्धि विकसित और विकासशील देशों को ऊर्जा परिवर्तन में तेजी लाने के लिए करेगी प्रेरित। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत ने स्वच्छ एवं हरित भविष्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर 100 गीगावाट सौर क्षमता की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार देश का विदेशी मुद्रा भंडार 31 जनवरी को सप्ताह में 1.05 अरब डॉलर बढ़कर 630.6 अरब डॉलर हुआ।
इन्फोसिस ने अक्टूबर 2024 में कैंपस भर्ती के जरिए बहाल किए गए लगभग 700 कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी है। गाजा पट्टी में हमास की ओर से 3 इजरायली बंधकों को रिहा करने के बाद इजरायल ने भी 183 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। रिहा किए गए फिलिस्तीनी कैदियों में 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमास के हमले के बाद से विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार व्यक्ति शामिल हैं। इजरायल सरकार ने कहा कि संघर्ष कम करने की दिशा में फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इजरायल ने गाजा पट्टी और हमास को लेकर अपनी नीति में कोई बड़ा बदलाव किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद पनामा ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने का फैसला लिया है। वहीं पनामा के इस फैसले पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अरबों डॉलर के BRI से पनामा के बाहर निकलने के लिए अपने देश में तैनात उसके राजदूत को तलब किया है। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने आग के खतरे के कारण आपातकालीन आदेश जारी किया है। राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने कहा कि उन्हें यह विश्वास है कि अरोकेनिया क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आग जानबूझकर लगाई गई है, जिससे एक बड़ा क्षेत्र प्रभावित हुआ है। चिली में वर्तमान में लगभग 15 सक्रिय आग की घटनाएं हैं, जो 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के कारण बढ़ गई हैं। वहीं अरोकेनिया क्षेत्र में आग के सिलसिले में 60 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दक्षिणी मैक्सिको में बस यातायात दुर्घटना में 41 लोगों की मौत। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार बस एक ट्रक से टकरा गई, जिसके कारण 38 यात्रियों समेत 2 ड्राइवरों की मौत हो गई। वहीं ट्रक चालक की भी मौत हो गई है। कोमालकाल्को के मेयर ओविटिया पराल्टा ने मृतकों के परिजनों से संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा, राज्य सरकार दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिजनों के साथ है। ब्रिटेन के 4 परिवारों ने बच्चों की मौत पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक और इसकी मूल कंपनी बाइटडांस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि कंपनी को उनके दर्द से कोई सहानुभूति नहीं है और वो अपने बच्चों के साथ जो हुआ उसकी सच्चाई का पता लगाने और जवाबदेही तय करने के लिए कंपनी को अदालत में ले जा रहे हैं। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने शनिवार को काला दिवस मनाया। पिछले साल 8 फरवरी को हुए आम चुनाव में कथित धांधली को लेकर नेताओं ने रैलियां निकाली। इस दौरान पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। कैरिबियाई सागर में आज 7.6 तीव्रता का भीषण भूकंप आया। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। USGS ने कहा कि भूकंप स्थानीय समय अनुसार शाम 6:23 पर आया और इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। सुनामी की चेतावनी कैमन द्वीप, जमैका, क्यूबा, मैक्सिको, होंडुरास, बहामास, बेलिज, हैती, कोस्टा रिका, पनामा, निकारागुआ और ग्वाटेमाला के तटों के लिए जारी की गई है, जो कि भूकंप के केंद्र से 620 मील के भीतर स्थित है। दक्षिण पश्चिमी चीन के सिचुआन प्रांत में भूस्खलन होने से 10 घर इसकी चपेट में आ गए और 30 लोग लापता हैं। आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय ने जुलियन काउंटी में भूस्खलन के बाद अग्निशमन कर्मियों सहित सैकड़ों बचाव कर्मियों को तैनात कर दिया है, जिसके बाद मलबे में दबे 2 लोगों को जीवित बाहर निकाला गया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अधिकारियों से लापता लोगों की तलाश करने और लोगों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रधानमंत्री ली कियांग ने आसपास के क्षेत्रों में संभावित भूवैज्ञानिक खतरों की जांच और निरीक्षण करने के लिए भी कहा है। एनडीआरएफ ने रविवार को दिल्ली में साइकिल मैराथन का आयोजन किया। करीब 50 किलोमीटर के साइकिल अभियान में हिस्सा ले रहे जवानों को एनडीआरएफ के डीजी पीयूष आनंद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। दोनों टीमें कटक के बाराबाती स्टेडियम में आमने सामने होंगी।
भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मुकाबला कटक में मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले 1 बजे टॉस होगा। भारत फिलहाल सीरीज में 1-0 से आगे है। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली कटक में खेले जाने वाले दूसरे वनडे मुकाबले में खेल सकते हैं। कोहली दाएं घुटने में सूजन के कारण पहले मैच में नहीं खेल पाए थे। वहीं पिछले लंबे समय से रन बनाने के लिए जूझ रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की फॉर्म पर भी निगाहें टिकी रहेंगी। बीसीसीआई ने नए संयुक्त सचिव के चुनाव के लिए एक विशेष आम बैठक बुलाई है। ये बैठक 1 मार्च को मुंबई में होगी। कार्लोस अल्कराज ने रोटरडैम ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अल्कराज का सामना ह्यूबर्ट हुरकाज से होगा। फ्रीस्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम का पहला दिन विश्व चैंपियन डी गुकेश के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। बुंदेसलीगा में बायर्न म्यूनिख ने वर्डर ब्रेमेन को 3-0 से हरा दिया। बायर्न की ओर से हैरी केन ने 2 गोल किए। इस जीत के साथ बायर्न म्यूनिख ने बुंदेसलीगा के शीर्ष पर 9 अंक की बढ़त बना ली है। मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर पेप ग्वार्डियोला का कहना है कि क्लब पर लगे 115 आरोपों की सुनवाई पर फैसला 1 महीने के अंदर आ जाएगा। मैन सिटी पर प्रीमियर लीग के वित्तीय नियमों को तोड़ने के आरोप लगे हैं। संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती के ऑफिस से 40 लाख रुपए की हुई चोरी। संगीतकार का ऑफिस बॉय कथित रूप से फरार। पुलिस ने दर्ज किया मामला। पंजाबी सिंगर हार्डी संधू को चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में एक फैशन शो के दौरान पुलिस ने हिरासत में ले लिया। परमिशन के बिना कर रहे थे फैशन शो। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म आई एम नॉट एन एक्टर का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर मार्च में कैलिफोर्निया में सिनेक्वेस्ट फिल्म फेस्टिवल 2025 में होगा। उमेश रेशमिया की फिल्म बैडेस्ट रवि कुमार बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन 1.08 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। इसी के साथ फिल्म ने अब तक 3.83 करोड़ रुपए ही जुटाए हैं। फिल्म लव्यापा को नहीं मिला दर्शकों का साथ। फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन अब तक कुल 1.79 करोड़ रुपए का ही कारोबार किया। बोयापति श्रीनु द्वारा निर्देशित एक्शन ड्रामा फिल्म अखंड 2 की रिलीज डेट हुई जारी। फिल्म इसी साल 25 सितंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। अभिनेता रणबीर कपूर ने तेलुगु स्टार विजय देवरकोंडा की अपकमिंग फिल्म VD12 के लिए विशेष वॉइस ओवर की रिकॉर्डिंग को किया पूरा। फिल्म का टीजर 12 फरवरी को होगा रिलीज। वैलेंटाइन डे के दिन यानी 14 फरवरी को करीना कपूर और शाहिद कपूर फिल्म जब वी मेट भी सिनेमाघरों में होगी री रिलीज। विकी कौशल की फिल्म छावा 14 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में रश्मिका मंदाना और अक्षय खन्ना भी आएंगे नजर। विक्रम भट्ट निर्देशित फिल्म तुमको मेरी कसम 21 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में अनुपम खेर, अदा शर्मा, ईशा देओल आएंगे नजर। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।